नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा है वो विशेष तौर पर हमने तैयार की है कक्षा 9 के लिए, क्योंकि अब जो सेट की परीक्षा आरंभ हुई है वो कक्षा 9 की हिंदी की परीक्षा आने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो सेट का सिलेबस है उसी के आधार पर परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसमें लिए हैं, और आपको मैंने प्रयास किया है ये बताने का कि किस तरह आप अच्छे अंक ले सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, वही मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण। पहला है पाठ सांवले सपनों की याद, उसके मैंने लिए हैं। पाठ प्रश्न 1 है, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो उत्तर होगा जाबिर हुसैन। दूसरा, सांवले सपनों की याद पाठ की विधा क्या है? वो संस्मरण। सालिम अली कौन थे? वो एक पक्षी विज्ञानी थे। आपके पास एक प्रश्न आ सकता है, सालिम अली कौन थे? इसके साथ ही अगला है, लेखक ने सालिम अली के शरीर की कमजोरी का कारण लंबी लंबी यात्राएं बताया। ये प्रश्न आ सकता है कि सालिम अली की शरीर की कमजोरी का कारण क्या बताया लेखक ने? तो आप उत्तर लिखेंगे लंबी लंबी यात्राएं। अगला मैंने लिया है, लेखक ने सालिम अली को बर्ड वाचर कहा है और उनकी मृत्यु कैंसर की बीमारी से हुई थी। यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं। लेखक ने सालिम अली को क्या कहा है? तो उत्तर दोगे आप बर्ड वाचर। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है, सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? तो आप उत्तर दोगे कैंसर की बीमारी के कारण। अगला है, चौधरी चरण सिंह मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। ये आपका 2 नंबर के में भी आ सकता है, और ये आपका आ सकता है कि नेता कौन थे? तो आप उत्तर देंगे चौधरी चरण सिंह। कि मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता कौन थे? तो उत्तर होगा चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो ये आपका वैसे 2 नंबर के में भी आ सकता है और 1 नंबर के में भी आ सकता है। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? सालिम अली ने जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम क्या है? फॉल ऑफ स्पैरो। ये उनकी आत्मकथा का नाम। अगला मैंने लिया है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से साइलेंट वैली को बचाने को कहा। तो इसका प्रश्न ये भी आ सकता है, किस पूर्व प्रधानमंत्री के पास उन्होंने अनुरोध किया था? तो प्रधानमंत्री का नाम चौधरी चरण सिंह आप लिखेंगे। ये प्रश्न आ सकता है, कौन सी वैली को बचाने का अनुरोध किया? तो आप उत्तर लिखेंगे साइलेंट वैली। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक वाक्य में आपके लिए तैयार कर दिया। अगला है, पक्षी विज्ञानी D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर होगा फ्रीडा। या प्रश्न ये भी आ सकता है, D.H. लॉरेंस कौन थे? तो वो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, इसलिए मैंने इसके भी 2 बनाए हैं। अगला है, फ्रीडा के अनुसार कौन उनसे भी ज़्यादा लॉरेंस को जानती है? फ्रीडा D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम है, तो ये उन्होंने एक पक्षी गोरैया के बारे में कहा था जो उनकी छत पर बैठी रहती थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सालिम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया था? एयरगन से। खेलने वाली एक बंदूक थी, उससे घायल कर दिया था। फिर अब हमारा कविता शुरू हो गई, कैदी और कोकिला। उसके प्रश्न उत्तर है, कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम क्या है? तो उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी किस उपनाम से जाने जाते हैं, या उनका क्या उपनाम था? तो उत्तर होगा एक भारतीय आत्मा। कैदी और कोकिला कविता में कवि की क्रांतिकारी विचारधारा व्यक्त हुई है। इसका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, कैदी और कोकिला कविता में कवि की कौन सी विचारधारा व्यक्त हुई है? तो आप इसको लिखोगे क्रांतिकारी विचारधारा। ये प्रश्न आपके 2 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि जो कवि की विचारधारा है वो इस कविता में है। तो उसके बारे में आप लिखोगे किस प्रकार अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनकी आवाज़ थी, उसी के बारे में आपको लिखना होगा। कवि को कौन पेट भर खाना नहीं देता?
उत्तर होगा अंग्रेज सरकार। अगला प्रश्न है, कवि को कारागृह में चोर, डाकू और बटमारों के बीच रखा गया। ये मैंने एक वाक्य में बना लिया है। इसका प्रश्न ये भी हो सकता है, कवि को कारागृह में किन के साथ रखा गया या किन के बीच में रखा गया। तो चोर, डाकू और बटमार। ये आपको खालिस्तान के रूप में भी आ सकता है, ये सही गलत के रूप में भी आ सकता है। तो मैंने ये एक वाक्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगला प्रश्न होगा, कवि ने किस शासन को तम का प्रभाव कहा। तम माने अंधकार, ये शब्द अर्थ में भी आ सकता है। तम का अर्थ क्या होगा, अंधकार। तो किस शासन को अंधेरे का प्रभाव का है, अंग्रेजी शासन को। ये प्रश्न आपका 2 नंबर या 5 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि अंग्रेजी शासन की जो नीतियाँ थी, भारतीयों के जो विरुद्ध जो अत्याचार, जो अन्याय वो कर रहे थे, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो ये प्रश्न आपका 2 नंबर और 5 नंबर में भी आ सकता है। अगला है, वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर होगा उपमा अलंकार। मैंने आपको अलंकार की वीडियो पहले ही आपको उसमें समझाया हुआ है कि अलंकार की पहचान कैसे है। इसमें देखो, ये सा से सी जहाँ शब्द आ रहे हैं उससे पता लगता है कि ये उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, कवि ने बावली व कालिमा मई किसे कहा है। उत्तर होगा कोयल। ये अलग अलग करके भी आ सकता है। कवि ने बावली किसे कहा है, तो कोयल को। कालिमा मई का अर्थ भी आपसे पूछ सकते हैं। कालिमा मई मतलब काले रंग की। किसको कहा है, कोयल को। अगला प्रश्न है, कविता में मोहन शब्द का प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी के लिए हुआ है। ये खालिस्तान में भी आ सकता है। यह प्रश्न होगा, कवि ने मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो महात्मा गांधी भी लिख सकते हो और मोहनदास करमचंद गांधी भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ है, हथकड़ी का। अगला है, दावानल का अर्थ क्या है, जंगल की आग। नभ भर का संचार का क्या आशय है। आशय माने अर्थ। नभ भर का संचार मतलब पूरे खुले आसमान में विचरण करना, अर्थात मुक्ति, आजादी, इसका ये अर्थ हो। तो ये होगी इसके प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट। अब अगला पार्ट है हमारा सिलेबस में, रीढ़ की हड्डी। उसमें से मैंने लिए हैं रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा क्या है। इस पाठ की विधा एकांकी है, और ये कैसी एकांकी है, व्यंग्यात्मक, कटाक्ष करने वाली। उन्होंने समाज की सोच पर एक व्यंग किया है लेखक ने। तो एकांकी है विधा, और कैसी एकांकी है, व्यंग्यात्मक एकांकी है। ये 2 प्रश्नों का आपका एक ही बन रहा है। अगला है, रीढ़ की हड्डी पाठ की नायिका व उसके पिता का नाम बताओ। नायिका है उमा और उसके पिता का नाम रामस्वरूप। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने ये 2 का एक प्रश्न बना दिया है। उमा को देखने आया लड़का शंकर था, अर्थात उमा को देखने आया जो लड़का आया उसका नाम क्या था, शंकर। और शंकर के पिता का नाम क्या था, गोपाल प्रसाद। तो ये भी मैंने 2 प्रश्न का एक बना दिया आपके पास। अगला है, उमा की माँ का नाम प्रेमा व उनके नौकर का नाम रतन था। उमा की माँ का नाम भी पूछा जा सकता है, उनके नौकर का नाम भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों ही बता दिए। अगला हमारा बनेगा, उमा ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी। उत्तर होगा बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। और अगला मैं आपको एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। ये है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। ये प्रश्न आपका 2 नंबर या 5 नंबर में भी आ सकता है। या फिर ये होगा कि उमा के पिता ने उनकी शिक्षा क्यों छिपाई, तो वो भी इसमें उत्तर आ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न होगा हमारा, गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए कैसी पत्नी चाहता था। उत्तर होगा कम पढ़ी लिखी। या ये भी पूछ सकते भी, ऐसा क्यों चाहता था कम पढ़ी लिखी पत्नी, ताकि वो महिलाओं को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहते थे। उमा किस कवयित्री का भजन सुनाती है, मीरा का भजन सुनाती है उमा। तो वो आप लिखोगे मीरा को। क्या लड़कियां भेड़ बकरियां होती हैं, ये शब्द किसने कही, उमा ने कही थी। जब वो
लड़कियों के बारे में बातचीत हो रही थी तो उमा ने ये सब बातें कही थी। अगला प्रश्न है, उमा ने किसकी तुलना मेज कुर्सी से की है? मेज कुर्सी के अभी लड़कियां कोई मेज कुर्सी थोड़ी है, तो ये उमा ने अपनी ये और अपने जैसी अन्य लड़कियों की तुलना की थी मेज कुर्सी से। ये प्रश्न आपका 2 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। अगला मैंने एक बना दिया है, इसमें शंकर का चरित्र भी आ जाएगा और 1-1 नंबर के भी आ रहे हैं इसमें। शंकर लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते पकड़ा गया था, तब उसने नौकरानी के पैर पकड़कर अपनी जान बचाई थी। तो इसका प्रश्न आएगा, शंकर कहाँ पर ताक झांक करते पकड़ा गया था? तो उत्तर होगा लड़कियों के हॉस्टल में। यह शंकर ने अपनी जान कैसे बचाई थी? तो उत्तर होगा नौकरानी के पैर पकड़कर। ये किसके पैर पकड़े थे? नौकरानी के पैर पकड़े थे। तो ये आपके 2-3 प्रश्न इसमें बन जाते हैं। शंकर की बैकबोन नहीं है, ये शब्द उसे कौन कहते हैं? उत्तर होगा शंकर के मित्र, क्योंकि शंकर झुककर बैठता, बहुत ज्यादा कमर को झुका कर रखता था, इसलिए उसके बारे में ऐसा बोलते थे कि शंकर की बैकबोन नहीं है। मक्खन लेने कौन गया था? नौकर रतन। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न कविता से, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो लेखक का जन्म और उनके जन्म स्थान के बारे में भी पूछ सकते हैं। सॉरी, कवि के बारे में, ये कैदी और कोकिला के कवि हैं, उसका ये एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला है, ये व्याकरण के आ गए अब हमारे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ शब्द की वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिन शब्दों में कोई विकार आ जाता है लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से, तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? तो उत्तर होगा विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी शब्द होते हैं। उसके बाद अगला होगा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जो अपना रूप हमेशा एक जैसा बनाए रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, लिंग, वचन, काल का कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आइए बात करते हैं अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होगा 5 प्रकार के होते हैं। जैसे विकारी शब्द 4 के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसी प्रकार अविकारी शब्द की बात करते हैं। अविकारी शब्द में पहला है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, बहुत, जल्दी जल्दी, तेजी तेजी या बहुत तेज, ये शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं। अगला है संबंध बोधक, जो संबंध बताते हैं, का या के साथ या तक, ये क्रिया विशेषण संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अगला है समुच्चय बोधक, जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उनको समुच्चय बोधक करते हैं, जैसे तथा, एवं, किंतु, परंतु, क्योंकि, और, ये शब्द या तो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या उनको अलग करते हैं। इसी प्रकार है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द वो होते हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार के भावों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे हे, अरे, वाह, बहुत अच्छा लगता है तो हम वाह बोलते हैं। हाय, कोई परेशानी है, दर्द है, तकलीफ है, हाय। ओह, अगर कुछ बुरा होता है तो ओह। धत, छी, हट, ये इस तरह के शब्द हमारे विभिन्न भावों को प्रयुक्त करते हैं। जय हो, जैसे कोई बहुत अच्छा लगता है हमें तो हम उसकी जय बोलते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक। उसके बाद अगला है निपात। निपात वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में जुड़कर उसमें विशेष बल भर देते हैं, जैसे आज राम दिल्ली जाएगा, तो ये हो गया। अगर हम आज राम ही दिल्ली जाएगा, अर्थात राम ही जाएगा, कोई और नहीं जाएगा, तो ये विशेष बल दे देते हैं उस बात पर, तो उनको हम निपात बोलते हैं। तो निपात शब्द होते हैं ही, भी, तक, तो, केवल, भर, ये निपात शब्द होते हैं जो वाक्य में एक विशेष बल भर देते हैं किसी बात के अर्थ में। तो ये तो हो गया हमारे अविकारी शब्द। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय भी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं।
जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो शब्द के आरंभ में, शुरुआत में जुड़ेंगे और अर्थ में बदलाव करते हैं तो वो उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय की भी मैंने वीडियो आपको भेज रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिए। इसी तरह जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ को बदलते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। आरंभ में जुड़ेंगे तो वो उपसर्ग कहलाएंगे और अंत में जुड़ेंगे तो वो प्रत्यय कहलाएंगे। अब प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत या कृदंत, कुछ भी कह सकते हैं इनको, कृत या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसके बाद समास है आपके सिलेबस में। समास की भी वीडियो मैंने आपके पास भेज दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समास की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जिस प्रकार संधि दो वर्णों के मेल से बनती है, इसी प्रकार दो शब्दों से समास बनता है। और अंत में समास में समस्त पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। जिस तरह संधि विच्छेद होता है उसी तरह समास विग्रह होता है। समास विग्रह में समस्त पद को अलग अलग करना, यानी कि उसकी विभक्तियों को पहचानना और उन दोनों पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। तो ये मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इसमें लिखे हैं। आशा करती हूँ आपको काफ़ी इनसे सहायता मिलेगी और अपने इन्हीं प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से समझेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।